दोस्तों फूल पत्थर और खंडहर देखने घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर ये आपके जान के पीछे पड़ जाए तो फिर आप क्या कीजिएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो है द ड्यून्स। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है, दो खूबसूरत लड़की। एक का नाम है एमी और दूसरे का नाम है स्टेफी। ये दोनों पुल साइड पर लेटी हुई है अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिनमें से एक का नाम है जेफ और दूसरे का नाम है एरिक। ये आपस में बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में एमी कहती है कि उसके ईयरिंग में से एक ईयरिंग कहीं खो गया है, तो ये लोग उसकी ईयरिंग को खोजने लगते हैं। और इतनी ही देर में वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम है मैथियाज। उसके हाथ में एक ईयरिंग था। वो आ करके एमी को कहता है कि हो सकता है कि ये जो ईयरिंग है ये शायद आपका है। एमी ईयरिंग को पा करके खुश होती है। इस बात के लिए जेफ उसे ड्रिंक ऑफर करता है कि चलो भाई एक ड्रिंक ले लो। मैथियाज ड्रिंक के लिए मना नहीं करता है। उसके बाद वो ड्रिंक के लिए बैठ जाता है। वो पूछता है कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो जेफ बताता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, यानी दो लड़कियां, और हम लोग दोनों इसके बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वहाँ घूमने जाने की बातें होने लगती है। तो मैथियाज कहता है कि मेरा भाई यहीं पर एक जगह है कि मायन करके है, और वहाँ पे कोई पुराना खंडर है जिसे कि मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड घूमने के लिए गए हैं, और हो सकता है कि वो लोग कल तक आ जाए, और मैं खुद कल उस जगह पर जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग जाना चाहे तो साथ में चल सकते हैं। पहले एमी तो मना करती है कि नहीं यार, खंडहर वगैरह ये सब नहीं घूमता, ये छुट्टी की बर्बादी है। लेकिन फिर एरिक कहता है कि नहीं, मुझे तो घूमना है, क्योंकि मैथियाज ने उस जगह की थोड़ी सी तारीफ कर दी। तब जेफ एमी को कन्विंस करता है कि यार चलते हैं, क्योंकि इस तरह के खंडहर देखने का मौका हमेशा नहीं मिलता है और ये चीज़ें यादगार रहती है। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये लोग कल उस जगह पर उस खंडहर को देखने के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों रात को पार्टी होती है। पार्टी में सारे लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जेफ अपने टेंट में चला जाता है और एमी बाहर रहती है। एमी डांस करती है मैथियाज के साथ, और मैथियाज जो कि एक नया लड़का था, एक अननोन लड़का था, एमी नशे में मैथियाज के साथ डांस करते करते उसे किस कर लेती है। लेकिन ये बातें केवल मजाक तक ही सीमित थी। अब इसके बाद दोस्तों अगला दिन आता है। अब अगले दिन ये लोग सबको निकलना था, लेकिन पिछली रात में एमी ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। तो सुबह जब जेफ उसको जाने के लिए कहता है तो एमी पहले मना करती है, यार तुम चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो उल्टियाँ कर रही थी। पर जेफ कहता है कि यार मुझे तुम्हारे बिना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मैं चला तो जाऊंगा। फिर एमी थोड़ी देर के बाद कहती है कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ। और इधर एरिक और स्टेसी भी तैयार थे जाने के लिए। मैथियाज के साथ एक उसका फ्रेंड जाने के लिए रेडी था। तो टोटल 6 लोग थे इस ट्रिप पर जाने के लिए। अब ये माइंस के निकलते हैं। सबसे पहले तो ये एक बस पकड़ते हैं। बस से वो एक लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ से फिर एक कैब बुक करते हैं। ये कैब वाला उन्हें एक जंगल पर जाकर छोड़ता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर 3-4 कारें लगी हुई थी। लेकिन उन कारों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कारें बहुत दिनों से वहाँ पर खड़ी है। ये उस जंगल में पहुँचने के बाद वहाँ से उन्हें 2-3 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके जाना था। इसके बाद ये लोग ट्रैक करना शुरू करते हैं। एक घना जंगल और बीच से ये लोग उस जगह के लिए ट्रैक करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है, और उस नदी के पास ये 6 लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जब वो रुकते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत दूर में एक छोटा सा बच्चा और छोटी सी बच्ची दिखती है जो इनके तरफ देख रही थी। तो इनको पहले लगा कि चलो ठीक है, हम जिस जगह के लिए आए हैं शायद वो जगह हमें मिल गया है, क्योंकि हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। मगर वो दोनों बच्चे बस देख रहे थे और वो कुछ बोल नहीं रहे थे। एमी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। ये इस जगह पर आ करके थोड़ा सा खो गए थे। तब मैथियाज उस जगह का मैप उसके पास था, तो उसने उस जगह में आगे जाने के लिए उस रास्ते को खोजा। मैथियाज के पास जो मैप था, उस मैप के सहारे उसने आगे जाने का रास्ता खोजा, और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक पिरामिड जैसी जगह मिली, एक जगह जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और सीढ़ियों पर कुछ पौधे और फूल उगे हुए थे। वो जब उस जगह पर जाते हैं तो
उसे देख करके बहुत खुश होते हैं और मुझे लगता है कि चलो हमारा आना यहाँ तक सफल रहा। इसके बाद जैसे ही वो वहाँ थोड़ा देर स्पेंड करते हैं, कुछ ही देर में वहाँ पे एक लोकल आदमी आता है और वो उन्हें गन दिखा करके डराने लगता है। और देखते ही देखते 2-4 और लोग आ जाते हैं। कुछ लोग घोड़े से थे और वो उन लोगों से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी भाषा में कह रहे थे, जिनकी भाषा को ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। एमी के पास कैमरा था, एमी उन लोगों की तस्वीरें खींच रही थी और जिसे देख करके ये और भी गुस्सा हो गए। उसके बाद मैथियाज अपने भाई का फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि सर हम इन्हें बस खोजने के लिए आए हैं। और वो जब फ़ोटो दिखाता है, इसी दरमियान एमी जो फ़ोटो खींच रही थी, खींचते खींचते वो उन पेड़ पौधों के पास चली जाती है और ये देख करके वो और गुस्सा हो जाते हैं। इतने में एक जो उनका मैथियाज का दोस्त था वो एमी के पास चला जाता है उसे मना करने के लिए, और वो भी पेड़ पौधों के पास चला जाता है। तभी उनमें से जो लोग उसे रोक रहे थे, एक ने उस आदमी के ऊपर तीर चला दिया और एक ने उसे गोली मार दी। और ये इतना सडन हुआ कि सभी लोग देख करके चौंक गए कि यार ये लोग ने जान से मार दिया। ये देख करके वो तो बहुत डर गए और वो लोग इशारा से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग ये जो पिरामिड जैसी जगह है इसके ऊपर चले जाओ। तो ये लोग अपना सामान ले करके भागते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। उन्हें लगा कि चलो कम से कम ऊपर जा करके कोई रास्ता नया मिल सकता है। ऊपर जा करके देखते हैं तो एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर एक कुआं है और आसपास कुछ भी नहीं, और टेंट के अंदर कुछ सामान है। उस सामान को देखने से मैथियाज को लगा कि मेरा भाई यहीं पर था। पहले तो ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद आसपास की चीज़ों को देखते हैं और सबसे पहले ये ट्राई करते हैं वहाँ से किसी को कॉल करने का, लेकिन किसी के भी मोबाइल पर टावर नहीं था। सभी एक दूसरे को बोलते हैं लेकिन किसी के पास टावर था ही नहीं। मैथियाज के पास एक फ़ोन था जिसमें टावर था, लेकिन उसका फ़ोन उन आदिवासियों ने ले लिया था। और इसी बीच मैथियाज को उसका भाई का लाश दिख जाता है, लाश जिसके शरीर पर पत्ते उगे हुए थे। वो उन पत्तों को हटाता है और देखता है और काफ़ी देर रोता है। अब उनकी मौत कैसे हुई दोस्तों, ये किसी को नहीं पता। अब ये लोग परेशान, इनके पास पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। अब ये सोच रहे कि हम नीचे कैसे जाएं। वो आदिवासी लोग इन लोगों को ऊपर तो भेज दी, मगर वो खुद ऊपर नहीं आ रहे हैं और ना ही वो इन लोगों को नीचे जाने के लिए दे रहे हैं। नीचे जाने से वो इन्हें मार देते। तभी उन्हें वहाँ एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। मैथियाज वो रिंग सुन करके कहता है कि ये तो मेरे भाई का फ़ोन है। सभी इस बात पे चौंकते हैं कि ऊपर टावर नहीं है, तो फिर उस कुएं के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी और नीचे टावर कैसे होगा। लेकिन मैथियाज नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है कुएं जैसे उस जगह पर, क्योंकि ऊपर में रस्सी लगी हुई थी जो कि एक रोलर से घूमती थी। तो मैथियाज अपने आप को रस्सी से बांधता है और जेफ उस रोलर को घुमाता है ताकि वो नीचे की तरफ पहुंच जाए। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और ठीक जैसे ही आधा रास्ता मैथियाज पहुंचता है, वो रस्सी बीच से एक जगह पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो वो रस्सी टूट जाती है। मैथियाज वहीं से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और बस धड़ाम सी आवाज़, जिसके बाद ये लोग और भी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उन्हें लगा कि इसे कुछ हो ना गया हो, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की हल्की सी कुएं से आ रही थी। तो जेफ और एरिक ये फैसला करते हैं कि दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की को नीचे जाना होगा, और वो इसलिए क्योंकि लड़के अगर बाहर रहेंगे तो वो उन्हें खींच सकते हैं, उन्हें बहुत ताकत चाहिए उस रस्सी को खींचने के लिए। तो स्टेसी कहते हैं कि ठीक है, मैं नीचे जाऊंगी। दोस्तों, जिसके बाद स्टेसी नीचे की तरफ उतरती है धीरे धीरे करके। जब वो नीचे जाती है तो नीचे पहुंचने से थोड़ी ऊपर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। ये आवाज़ लगाती है अपने दोस्तों को और कहती है कि रस्सी खत्म हो गई है। तब जेफ कहता है कि क्या तुम मैथियाज को देख पा रही हो? ये कहती है कि हाँ, मैं देख रही हूँ, वो गिरा हुआ है लेकिन जिंदा है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम जंप कर सकती हो तो वहाँ से कूद जाओ। जब जेफ ये बातें कह रहा था, उस समय ऊपर एमी इन लोग को मना कर रही थी कि देखो, हम उसको बाहर लेकर के नहीं आ सकते हैं, ठीक है, हमें जा करके उन लोगों से मदद मांगनी चाहिए जो लोग बाहर खड़े हैं। और जेफ उसे समझाता है कि देखो, वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, अगर वो कर सकते तो अभी तक कर भी होते।
लेकिन एमी बार बार यही कह रही थी कि नहीं, हमें मदद मांगनी चाहिए। इसी बीच स्टेसी रस्सी छोड़ करके वहाँ से दोस्तों नीचे कूद जाती है, और जब वो नीचे कूदती है तो उसके घुटने पे भी चोट लग जाती है। एक शीशे का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है, जिससे कि खून बहने लगता है, और फिर वो उस शीशे के टुकड़े को निकालती है और जोर से आवाज़ लगा करके कहती है कि मुझे चोट लग गई है। वो ये भी कहते हैं कि नीचे बहुत ही बदबू आ रही है। जो पूछता है कि किस चीज़ की बदबू, वो कहते हैं कि कोई चीज़ सड़ने की बदबू आ रही है। और वो ये भी बताती है कि मिथियास की कमर टूट गई है, वो अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एक स्ट्रेचर बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो मिथियाज को बाहर लेकर के आ सके। एमी अभी भी इन लोगों को मना करेगी कि देखो, हम उसे बाहर लेकर के नहीं आ सकते हैं, हमें इनसे मदद मांगनी ही पड़ेगी, जो लोग बाहर खड़े हैं। और एमी ये कहते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरने लगती है। जब उसके पीछे पीछे उतरता है उसे मना करने के लिए, एमी नीचे उतर जाती है। नीचे उतर करके वो उन लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन वहाँ जितने भी आदिवासी लोग थे वो उनकी तरफ गन ताने हुए हैं। वो लगातार उसे मना कर रहे हैं, उसे ऊपर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एमी फिर भी मदद मांगती है। और जब देखते कि कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, तो एमी वहाँ पौधों में से एक छोटा सा पौधा उखाड़ करके उनकी तरफ फेंकती है, जो कि एक छोटे से बच्चे को जा कर के लग जाता है। वो ये कहते हुए कि आप लोग मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, पर वो देखती है कि वो छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर वो पौधा लगता है, वो लोग उस बच्चे को मार देते हैं, उसे माँ के सामने। अब ये चीजें समझ में नहीं आती कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो फिर उन्हें डराने लगते हैं, उन्हें धमकाते हैं ऊपर जाने के लिए। वो लोग फिर ऊपर चले जाते हैं। अब उन्हें ये तो पता था कि जिन लोगों ने भी उस पौधे को छुआ है वो उसे मार दे रहे हैं। जेफ और एरिक एक स्ट्रेचर तैयार करते हैं और उस पर एमी को बैठा करके नीचे की तरफ भेजते हैं। दोस्तों, इसके बाद स्टेसी और एमी दोनों उस कुएं जैसी जगह पर नीचे थे। वहाँ नीचे जाने के बाद एमी और स्टेसी मैथियाज को ठीक से पकड़ती है और उठा करके उसे स्ट्रेचर पर डालती है, क्योंकि उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया था। उसके बाद वो लोग उसे ऊपर खींचते हैं। फिर ये दोनों भी स्ट्रेचर के सहारे ऊपर चली आती है। अब इनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि जो लड़का उन लोगों के द्वारा मारा गया है उसका कल का फ्लाइट का टिकट है, और अगर वो वहाँ नहीं पहुँचता है तो जो उसके बाकी के दोस्त हैं वो ज़रूर पुलिस को कॉल करेंगे और उसे बताएंगे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लड़का मिसिंग है। तो अगर वो उसे खोजने के लिए आए तो उनके पास एक मैप था, तो उस मैप के जरिए वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जज ने कहा कि मैं चाहते यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं, अगर वो यहाँ मर गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। इधर स्टेसी के पैरों में भी चोट लगा हुआ था, स्टेसी भी दर्द से गुजर रही थी। तो ये वहाँ पर किसी तरह से उस रात को बिताते हैं और फिर सुबह उठते हैं। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो पहले सब कुछ नॉर्मल था, पर थोड़ी देर बाद स्टेसी एरिक को कहती है कि उसके पैरों में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो कि चल रहा है। एरिक उसके पैरों को देखता है तो वो पाता है कि वहाँ के जो पौधे थे वो उसके पैरों के अंदर घुसे हुए हैं और उसके आधा पैर में पौधे उगे हैं। वो देख करके शौक रह जाता है, और वो जो एक जड़ जैसा घुसा था उसका पैर में, वो उस घुटने के पास से जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। स्टेसी कहती है उसे निकालने के लिए, तो एरिक उसे खींच करके उस पौधे को बाहर निकालता है और फेंकता है। इधर बाहर मैथियाज कहता है कि उसके पैरों को देखो, उसके पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो जेफ और एमी वहाँ बाहर थे, वो उसके पैरों को देखते हैं तो वो पाते हैं कि मैथियाज के दोनों पैरों को पौधे जो है वो बिल्कुल खा गए हैं। उसके पैरों में बस अब हड्डियाँ बची हुई है घुटनों से नीचे। ये देख कर वो शौक रह जाते हैं कि ये पौधे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी बीच उन्हें फिर से वो रिंगटोन सुनाई देती है उस कुएं के अंदर से। सबसे पहले तो ये मैथियाज के पैरों से उस पौधे को हटाने की कोशिश करते हैं जितना भी हट सके। उसके बाद वो एमी और स्टेसी को उस कुएं में नीचे की तरफ भेजते हैं एक मसाल लेकर के, और ये देखने के लिए कि आखिर रिंगटोन कहाँ से बज रहा है, क्योंकि उन्हें अगर फ़ोन मिल जाता
तो हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ये दोनों लड़कियाँ नीचे उतरती है और फिर से मसाल को जलाती है और रिंगटोन की आवाज़ आए जा रही थी। उसके बाद वो उस रिंगटोन की आवाज़ का पीछा करते हैं। उस कुएं के नीचे एक और जगह था, छेद जैसा, जहाँ पर वो पौधे उगे हुए थे। तो वो उसके पीछे जाते हैं और उस पौधों के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद रिंगटोन और तेज़ आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि फ़ोन आसपास ही कहीं गिरा हुआ है। तभी उन्हें वहाँ एक बॉडी दिखती है जो कि मरी हुई थी, जिसे देखकर के लोग डर जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक फ़ोन है। एमी उस फ़ोन को लेती है, लेकिन उस फ़ोन को लेने के बाद स्टेसी देखती है कि ये फ़ोन तो ख़राब है, ये फ़ोन टूटा हुआ है। तो फिर ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है? फ़ोन के रिंगटोन की आवाज़ अभी भी आ रही थी। फिर एमी की नज़र जाती है वहाँ जितने भी पौधे थे उनके फूलों में। वो फूल काँप रहे थे और वो आवाज़ उसी फूलों से आ रही थी। वो फूलों को छूने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही फूलों को छूने के लिए जाती है, फूल उसकी तरफ आने लगते हैं और उसे अपनी जकड़ में गिरने लगते हैं। पौधे जैसे अपनी जगह से चलकर आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों लड़कियां किसी तरह से वहां से भागती है। हालांकि इनके हाथ में मसाले थे, लेकिन आग से भी उन पौधों को कुछ नहीं हो रहा था। वो भागते हुए चिल्लाती है रस्सी को पकड़ करके कि बाहर खींचने के लिए, और लड़के तुरंत उसे बाहर खींचने लगते हैं। पौधे फिर भी उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये ठीक ठाक से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब लड़के पूछते हैं कि अंदर क्या कोई फ़ोन है, तो वो कहते कि अंदर कोई फ़ोन नहीं है। फिर ये कहते कि तब वो रिंगटोन की आवाज़ कैसी है। जब ये बताती है कि ये फूलों से वो आवाज़ आ रही है, तब ये यकीन नहीं करते कि फूल आखिर आवाज़ कैसे कर सकते हैं। तब वो कहती है कि वो कैसे कर सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन वो आवाज़ उन्हीं फूलों से आ रही थी, जिन्हें सुनकर दोस्तों वो और चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं। सभी इस घटना से घबरा गए थे। वो चाहते थे कि ऊंचाई के उस जगह से वो नीचे जाए और जा कर के मदद मांगे, लेकिन सभी को पता था कि मदद मिलने वाली नहीं है। जेफ ने सबको इसके लिए मना किया। उसने कहा कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, मदद अपने आप आ जाएगी। हम लोग 4 टूरिस्ट हैं और 4 टूरिस्ट अगर कहीं से भी गायब हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें बस तब तक अपने आप को ज़िंदा रखना है जब तक कि कोई मदद आ नहीं जाती। दोस्तों इनके पास खाना बिल्कुल भी नहीं था, पानी भी नहीं था। पानी के लिए बस एक बोतल था, तो ये 2-2 घूंट पानी पी करके एक दूसरे से काम चला रहे थे। जेफ ने देखा कि मैटियास का जो पैर है वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, उसमें केवल हड्डियाँ बची हुई है। तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि हमें उसका पैर काटना पड़ेगा। बाकियों ने कहा कि पैर लेकिन काटेंगे कैसे। पहले तो मना कर दे कि ऐसा सोचना ही गलत है, लेकिन उसने कन्विंस किया कि देखो अगर उसके पैर नहीं काटी तो हड्डियों में इन्फेक्शन फैल जाएगा और वो मर जाएगा, इसलिए पैर काटना ज़रूरी है। लेकिन अब ये था कि पैर को काटे कैसे। तब उसने कहा कि हम चाकू से उसके पैर को काट सकते हैं। पहले उसके हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा और फिर गरम केन से उससे उस जगह को सेकना पड़ेगा ताकि खून ना बहे। ये लोग फिर मानने को तैयार नहीं थे, पर जेफ इस बात के लिए रेडी था कि वो ये करेगा। जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट था। एरिक इस बात का विरोध करता है कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन कोई डॉक्टर या सर्जन नहीं है कि वो इस तरह से कोई भी काम करे। पर स्टेसी कहती कि नहीं, उसे करने दो, यही एक आखिरी मौका है जब हम उसे जिंदा रख सकते हैं। तो सभी इस बात से तैयार होते हैं कि मैटियास का पैर को काटते हैं। जेफ आगे बढ़ता है और मैटियास खुद भी ये चाहता था कि उसके पैर भले ही कट जाए लेकिन वो जिंदा रहे, उसे जिंदा रहने की चाह थी। उसके बाद जेफ उसके पैरों को पकड़ने के लिए कहता है और एक पत्थर से उसके पैर के हड्डियों को तोड़ता है और फिर गर्म केन से उसके उन जख्मों को सटाता है ताकि वो ब्लड ना निकले। इस पूरे दरमियान में मैटियास बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो समझ रहा था कि शायद इससे वो जिंदा रह सके। दोस्तों मैटियास के साथ ऐसा करने के बाद जो स्टेसी थी उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो जो पौधे हैं उसके शरीर के अंदर है। जब से उसके घुटने में चोट लगी थी और खून बहा था, तब से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ तो चल रहा है। लेकिन ये लोग उसे ये कह रहे थे कि देखो ये तुम्हारा भ्रम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे
एक दिन ऐसा देखने को मिला कि उसके अंदर वाकई में कुछ चल रहा, ऐसे जैसे कोई केचुआ अंदर भर गया हो। तो जेब को वो कहती कि जब इसे निकालने के लिए तो वो एक चाकू लेती और स्टेसी की सबसे पहले पैर पे कट मार करके अंगली घुसा करके उस एक जड़ जैसी चीज़ को बाहर निकालता है। इस पूरे दरमियान स्टेसी बहुत चिल्लाती है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद उसकी पीठ में कट मार करके फिर उसे निकालता है। वो कहती कि ये मेरे शरीर में और भी बहुत जगहों पर घूम रहा है, प्लीज इसे निकाल दो। और जब कहता है कि नहीं, हम और कट नहीं कर सकते हैं, बहुत खून बह चुका है। पर दोस्तों वो बहुत परेशान थी, बहुत दर्द में थी, बहुत चिल्ला रही थी। वो ये कहती कि ये जो चीज़ें मेरे सर में है, मेरे सर में घूम रहा है, अंदर ऐसा कुछ लग रहा है। और जब ये बातें हो रही थी उसी समय मैटिया जो कि साइड में कहीं पड़ा हुआ था, कुछ पौधे आते हैं और उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं। और जब तक ये लोग उसे देखते हैं तब तक मैटियास मर चुका था। दोस्तों ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एरिक एमी को कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई हमें मदद के लिए आएगा? एमी कहती कि नहीं। एरिक कहता है कि बस भाग कर जाना ही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। दोस्तों इसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जिसमें 2 अंगूर करके एक दूसरे को बांटते हैं और थोड़ी सी वाइन बची हुई थी। स्टेसी जब वाइन को पीती है तो उसके सर के पास से वो दाग देखा जा सकता है, जैसे कि कोई अंदर उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। सब देख करके इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं ताकि स्टेसी को और ज़्यादा दुख ना हो। पर वो रोती है, चिल्लाती है कि प्लीज़ मेरे सर में कुछ चल रहा है, इसे प्लीज़ निकालो। दोस्तों वहाँ जो फूल थे, उन फूलों की एक खासियत थी कि वो रिंगटोन की आवाज़ें नहीं, बल्कि ये लोग जो बातें कर रहे थे उन बातों को भी कॉपी कर लेते थे और उस तरह की आवाज़ निकालते थे। इसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं और अचानक से एरिक उठ जाता है तो देखता है कि स्टेसी वहाँ पर नहीं है। वो बाहर आकर देखता है तो स्टेसी खुद से अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने सर पर जहाँ भी उसे लग रहा था कि वो चीज़ें चल रही है, उन जगहों को काट कर उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल लहूलुहान हो गई थी, बिल्कुल उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे उस हालत में देख करके सब